इसराइल दुनिया के मुतनाज़ा तरीन और साथ ही हैरान कुन ममालिक में से एक है। पिछले 40 साल से ये मुल्क मुसलसिल इलाकाई तनाज़ात में घिरा हुआ है, कभी कभी एक ही वक्त में कई महाजों पर। इसके बावजूद इस पूरे अरसे में इसराइल ने दुनिया के अमीर तरीन और खुशहाल ममालिक में अपनी जगह बरकरार रखी है। 2023 में इसराइल की फीकस जीडीपी तकरीबन $52,000 थी, जो इसके तमाम पड़ोसी ममालिक की मजमूई जीडीपी से कहीं ज्यादा और यूरोप के कुछ अमीर तरीन ममालिक के बराबर है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आमतौर पर जब कोई मुल्क तनाज़े में उलझता है तो उसकी मईशत को नुकसान पहुंचता है। जंग का मतलब तबाही, वसाइल का ज़िया और तरक्की में रुकावट है। लेकिन इसराइल के मामले में इसका बिल्कुल उल्ट हो रहा है। यहाँ तक कि गजा के तनाज़े की शिद्दत के बाद भी इस साल इसराइली स्टॉक मार्केट में 22% इजाफा हुआ और वो रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई। इसकी वजह यह है कि इसराइल कई पहलुओं से दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है और इसके पास कुछ ऐसे फवायद हैं जो दूसरे ममालिक के पास नहीं हैं। पहली और सबसे वाज़ेह वजह अमरीका की हिमायत है। 1960 की दिहाई के अवाखिर से अमरीका ने इसराइल को $251 बिलियन से ज्यादा की फौजी और इक्तिसादी इमदाद फराहम की है। पिछले साल ये इमदाद अमरीका की कुल सालाना इमदाद के निस्फ से भी ज्यादा थी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका का असर रसूख अक्सर इसराइल को मुख्तलिफ पाबंदियों या करारदादों से बचाता है, जो इसकी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकती थी। हालांकि इसराइल अमरीकी हिमायत के बगैर भी अपना दिफा कर सकता था, लेकिन अगर वो पाबंदियों से न बच पाता तो इस तरह तरक्की नहीं कर सकता था। ताहम अमरीकी हिमायत ही इसराइल की दौलत की वाजिब वजह नहीं है। मुल्क की मईशत इस तरह बनाई गई है कि ये जंगी हालात में भी तरक्की कर सकती है। अपने क़याम के बाद से ही दिफाई सनत मईशत के साथ गहराई से जुड़ी हुई है और ये दुनिया के बड़े फौजी टेक्नोलॉजी बरामद कुनिंदगान में से एक बन चुका है। दुनिया की 40 सरफराज दिफाई कंपनियों में से 3 इसराइल में वाक़ हैं और सिर्फ 2023 में ही इनकी दिफाई बरामदात रिकॉर्ड $13 बिलियन तक पहुंच गईं, जिसने उन्हें आलमी दिफाई मंडी के सरफराज बरामद कुनिंदगान में से एक बना दिया। लेकिन इसकी एक कीमत भी अदा करनी पड़ती है। जहां जंग आमतौर पर मईशत को तबाह करती है, वहां इसराइल ने तनाज़े को तरक्की में बदलने का एक तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन पिछले एक साल में कशीदगी बढ़ने के साथ साथ मईशत पर दबाव भी बढ़ा है। फौजी अखराजात अब जीडीपी का तकरीबन 10% हैं, जो सरकारी खजाने पर दबाव डाल रहे हैं। सियासी तवक्कुआत भी बजट से मुतालिक फैसलों को मजीद पेचीदा बना देते हैं। माशी इस्लाहात का तजर्बा रखने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के लिए सब्सिडी कम करने या मजहबी स्कूलों की फंडिंग कम करने की मुखालफत की है, यहाँ तक कि दिफाई अखराजात बढ़ने के बाद भी। नेतन्याहू के इत्तेहाद के लिए अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमातों की अहमियत की वजह से ये बजट आइटम्स खास तौर पर हसास हैं। इसराइल का एक गैर तहरीरी समाजी मुआहिदा है, जिसके तहत तनाज़े का बोझ उस वक्त तक कबूल किया जाता है जब तक खुशहाली और समाजी खिदमात आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहें। असल सवाल यह है कि इसराइल ने इतने अरसे तक तनाज़े और माशी तरक्की के दरमियान ये तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा है, और अगर मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा तवील होता है तो क्या ये तवाज़ुन आजमाइश में पड़ेगा? जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो एक मुतनाज़े मौजू पर है। हम बुनियादी तौर पर मईशत पर तवज्जो देंगे, जोग्राफियाई सियासत पर नहीं। लेकिन इसराइल इतना अमीर कैसे बना, इसकी वाज़ेह तस्वीर हासिल करने के लिए हमें इसराइल की तनाज़ात की तारीख और उसने इसकी मौजूदा पोजीशन कैसे बनाई, इस पर एक नज़र डालनी होगी। 1948 में इसराइल का क़याम अमल में आया और शुरू से ही इसे पड़ोसी ममालिक के फौजी खतरात का मुकाबला करना पड़ा। उस वक्त की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राती थी और हुकूमत के सख्त कंट्रोल में थी। लेकिन फौजी कशीदगी की वजह से ज़्यादातर वसाइल दिफा की तरफ चले जाते थे, जिसकी वजह से दूसरे शोबों की तरक्की का ज़्यादा मौका नहीं था। इसके बाद 1967 की 6 रोज़ा जंग और 1973 की योम कपूर जंग जैसे बड़े तनाज़ात आए। इन जंगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसराइल को अपनी फौजी और तकनीकी तरक्की को तेजी से आगे बढ़ाने की तरगीब दी। ये एक आदत बन गई। तनाज़े आएगा, मईशत को धचका लगेगा, लेकिन फिर मजीद जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वापस खड़ा होगा, जिसका असर आहिस्ता आहिस्ता मईशत पर भी पड़ेगा। 1980 की दिहाई में हालात बदलने लगे। इसराइल को एक संगीन माशी बहरान का सामना करना पड़ा, लेकिन इसी के जरिए आज के जाने पहचाने मुल्क की बुनियाद रखी गई। नज की करी की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया, गैर मुल्की सरमायाकारी को मजीद रागिब किया गया और हाईटेक सनत पर ज्यादा तवज्जो दी गई। इसराइल की गैर मुल्की सरमायाकारी को जज्ब करने की सलाहियत मगरबी दुनिया के साथ इसकी दोस्ती की वजह से भी थी। इस ताल्लुक ने मगरबी ममालिक, खुसूसन अमरीका और यूरोपीय ममालिक के साथ करीबी माशी ताल्लुकात उस्तवार किए, जिन्होंने इसराइल को एक गैर मुस्तहकम इलाके में मुस्तहकम और जमहूरी शराकतदार के तौर पर देखा। नतीजतन इसराइल खातिर ख्वाह गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब रहा।
इसी वक्त दिफा अब सिर्फ एक जरूरत नहीं था, बल्कि ये एक बड़ा माशी मुहर्रिक बन रहा था जो दूसरे शोबों में भी तरक्की का बायस बन रहा था। 1990 की दिहाई में इसराइल की मईशत को फरोग देने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी एक बड़ा हल था। हुकूमत ने टैक्स में छूट और जीरो सूद पर कर्जों का इंतजाम किया, जिससे सरमायाकारों के लिए नई सनतों में फंडिंग करना आसान हो गया। इस हिकमत अमली ने रियासत को भारी माली बोझ तले दबाए बगैर इसराइल के हाईटेक शोबे को बढ़ाने में मदद की। जल्दी इंटेल और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने यहाँ तहकीकी मराकज कायम किए, जिसने इसराइल को एक आलमी टेक हब के तौर पर कायम किया। लेकिन जिद्दत तराजी की ये कोशिश सिर्फ माशी तरक्की के लिए नहीं थी, ये बका के लिए भी थी। मुसलसल सिक्योरिटी खतरात ने तकनीकी तरक्की को नागुज़ीर बना दिया। फौजी इजादात अक्सर शहरी मंडियों में आ जाती और ऐसी मसनूआत बनाती जो अरबों डॉलर की आमदनी जनती। मिसाल के तौर पर इसराइल का साइबर सिक्योरिटी सेक्टर, जो कभी दिफाई मखारिज से चलता था, ने सिर्फ 2023 में बरामदात से $10 बिलियन से ज्यादा की आमदनी हासिल की। टेक्नोलॉजी के इस दोहरे इस्तेमाल ने न सिर्फ कौमी सलामती को बढ़ाया, बल्कि स्टार्टअप्स की तरक्की को भी फरोग दिया और मजीद गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जो किया। जो माली बोझ बन सकता था, वही माशी तौसी का एक बड़ा मुहर्रिक बन गया। इन सब चीज़ों ने मुल्क को आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके अवाम थे। मुल्क अपनी जीडीपी का तकरीबन 5% तहकीक व तरक्की यानी R&D पर खर्च करता है, जो अमेरिका की शरह से 2 गुना है। जिद्दत तराजी के इस अज़्म ने 1990 की दहाई में साबिक सोवियत यूनियन से तकरीबन 1 मिलियन हुनरमंद तारिकीन वतन की आमद के साथ मिलकर इसराइल को एक तकनीकी ताकत में तब्दील करने में मदद की। फौजी खिदमात एक और अहम अंसर हैं। तकरीबन हर इसराइली फ़ौज में खिदमात अंजाम देता है, जहां वो जदीद टेक्नोलॉजी, क़यादत और टीम वर्क का अमली तजर्बा हासिल करता है। यूनिट 8200 या ममरम जैसी एलीट यूनिट्स में काम करने वालों की महारतें मज़ीद गहरी होती हैं, जहां वो जदीद तरीन सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी पर काम करते हैं। ये तजर्बाकार फ़ौजी अपनी महारतें बराह रास्त शहरी अफरादी क़ुव्वत में लाते हैं, जो हाई टेक सेक्टर को मजबूत बनाती है और मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाती है। जो फ़ौजी तरबियत के तौर पर शुरू होता है, वो अक्सर बड़ी कंपनियों को ताकत देता है, क्योंकि इसराइल में फ़ौजी मुलाजमत के दौरान सीखी गई ये महारतें सिर्फ फ़ौज तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये मुल्क की मईशत को चलाती हैं। लेकिन जो चीज़ इसराइल को मुनफरिद बनाती है, वो ये कि ये महारतें मुआशरे में कितनी अच्छी तरह से जम हो जाती हैं। लाजमी फ़ौजी खिदमत वाला एक छोटा मुल्क होने की वजह से इसराइल को एक मुर्तकिज़ महारत के ज़ख़ीरे से फ़ायदा होता है। तजर्बाकार फ़ौजी भीड़ में गुम नहीं होते, बल्कि वो आसानी से शहरी किरदारों में मुंतकिल हो जाते हैं, जहां उनका तजर्बा इंतहाई कीमती होता है। ये गहरा मुआशरा उनके इल्म को तेज़ी से जज्ब करता है, जो टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसी सनतों को मजबूत बनाता है। बड़े ममालिक में ये महारतें अक्सर वसी आबादी में बिखर जाती हैं, लेकिन इसराइल में तजर्बाकार फ़ौजी मुआशरे के मरकज़ में रहते हैं और फ़ौजी खिदमत से मुआशी शराकत तक एक वाज़िह रास्ता तलाश करते हैं। इसराइल के हाईटेक सेक्टर की तश्कील में फ़ौजी खिदमत का बड़ा किरदार है, जहां तकरीबन 90% कारकुन तजर्बाकार फ़ौजी हैं। फ़ौज सिर्फ सिपाही नहीं बनाती, बल्कि ये एक टेक्नोलॉजी से आगाह अफरादी क़ुव्वत बनाती है, जो मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाती है। तेल या दीगर कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करने वाले पड़ोसी ममालिक के बरक्स इसराइल इंसानी सरमाया, महारत, जिद्दत तराजी और एंटरप्रेन्योरशिप पर तवज्जो देता है। इस तरजीह ने मुल्क को एक वाज़ेह बरतरी दी है और इसके अवाम को इसका सबसे कीमती असासा बना दिया है। इसराइल का अंदरूनी मुआशी इस्तेकाम इसके हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और दिफाई सनत से चलने वाली जिद्दत तराजी जैसे अवामिल पर मबनी है। लेकिन इस खित्ते के अमीर तरीन ममालिक में से एक होने के इसकी पोजीशन कई दहाइयों से अमरीका की मुसलसल हिमायत के बगैर मुमकिन न होती। 1949 से अमेरिका ने $318 बिलियन से ज़्यादा की फ़ौजी इमदाद फराहम की है, जिसने इसराइल को अपनी फ़ौजों को जदीद बनाने में मदद दी है और दूसरे शोबों के लिए वसाइल आज़ाद किए हैं। ये इमदाद इसराइल को एक मुनफरिद फ़ायदा देती है। जहां दूसरे ममालिक को मुआशी तरक्की और फ़ौजी अखराजात के दरमियान इंतखाब करना पड़ सकता है, वहीं अमरीकी हिमायत इसराइल को बैक वक्त हाईटेक सनतों और मुआशी तरक्की में सरमायाकारी करने की इजाज़त देती है। इसके अलावा इमदाद का ज़्यादातर हिस्सा अंदरूनी पैदावार में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो न सिर्फ दिफा से बाहर मुलाजमतें पैदा करता है, बल्कि जिद्दत तराजी को भी आगे बढ़ाता है। इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत सिर्फ पैसे से नहीं है, सफारती हिमायत भी एक अहम किरदार अदा करती है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका का असर व रसूख अक्सर इसराइल को ऐसी पाबंदियों या करारदादों से बचाता है जो इसकी मईशत को नुकसान पहुंचा सकती थीं।
مثال کے طور پر 2023 میں غزہ کے تنازع کے دوران امریکہ نے پابندیاں عائد کرنے یا جنگ بندی کی اپیلوں کی کوشش کو روک دیا، جس نے اسرائیل کو معاشی جرمانے سے بچنے میں مدد کی، جس کا سامنا بہت سے دوسرے ممالک کو کرنا پڑتا ہے۔ مالی امداد اور سفارتی تحفظ کا یہ امتیاز اسرائیل کو ایک منفرد فائدہ دیتا ہے۔ جہاں پڑوسی ممالک عدم استقلالی اور پابندیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، تب امریکی حمایت اسرائیل کو مشرق وسطی کے امیر ترین اور سب سے ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ امریکی حمایت اسرائیل کے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن یہ ملک کو معاشی دباؤ سے آزاد نہیں کرتی۔ اسرائیل کو ابھی بھی سنگین خطرات کا سامنا ہے، خاص طور پر جب تنازع طویل ہو جائے۔ جاری جنگ کے اخراجات بڑھنے کے ساتھ ہی بیرونی امداد کی حدیں واضح ہو رہی ہیں، جو ایسی کمزوریوں کو ظاہر کر رہی ہیں جو معاشی استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ غزہ کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور ایران اور لبنان کے ساتھ ممکنہ کشیدگی سرکاری خزانے پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ بجٹ خسارے کے جی ڈی پی کے 4.6% سے بڑھ کر 10% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ فوجی کارروائیوں اور معاشی رکاوٹوں کی وجہ سے جنگ کے اخراجات میں ہر ہفتے تقریباً $270 ملین کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر فوجیوں کی تعیناتی باقاعدہ کام سے کارکنوں کو ہٹا کر معیشت کو متاثر کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ضروری صنعتوں اور سرکاری خدمات میں پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ اسرائیل ابھی بھی مضبوط مالی پوزیشن میں ہے، جس کا قرضہ جی ڈی پی کا تناسب 60% سے کم ہے، $191 بلین سے زیادہ کے زر مبادلہ کے ذخائر اور $20 بلین سے زیادہ کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے۔ لیکن پھر بھی حدیں ہیں۔ حالانکہ اسرائیل ایسی معیشت بنانے میں کامیاب رہا ہے جو تنازع کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن جاری جنگ یقیناً اس پر اثر ڈال رہی ہے۔ 2023 کی آخری سماہی میں بڑھتے تنازع کے درمیان اسرائیل کی جی ڈی پی سالانہ بنیاد پر 19.8% سکڑ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ صارفین کے خرچ میں 27% کمی آئی، جس کی بنیادی وجہ سیاحت اور خوردہ فروشی سرگرمیوں میں کمی تھی، اور نجی سرمایہ کاری میں 70% کمی آئی، خاص طور پر ریئل اسٹیٹ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں، کیونکہ یقینی صورتحال نے سرمایہ کاروں کو محتاط کر دیا۔ تقریباً 18% افرادی قوت جنگی حالات اور فوجی تعیناتی سے متاثر ہوئی ہے۔ آنے والے سالوں میں جنگ کے اخراجات $70 بلین سے تجاوز کرنے کا خیال ہے، اور قومی قرضہ 2025 تک جی ڈی پی کے 60% سے بڑھ کر 67% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ 3 لاکھ بے گھر افراد جو اس وقت ہوٹلوں میں پناہ گزین ہیں کی مدد کی ضرورت، جاری فوجی اخراجات اور خصوصی بجٹ مختص کرنے پر سیاسی تنازعات مالی دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ یہ بڑھتا ہوا بوجھ التماتاً حکومت کو ٹیکس بڑھانے یا سرکاری امداد کم کرنے جیسے نامقبول کفایت شعاری کے اقدامات پر غور کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ان چیلنجوں کے درمیان ایک گہرا مسئلہ ابھر رہا ہے: اسرائیل کا غیر تحریری سماجی معاہدہ۔ عوام نے طویل عرصے تک تنازع کے اخراجات کو برداشت کیا ہے، جب تک کہ ان کا معیار زندگی نسبتاً غیر متاثر رہے۔ لیکن جیسے جیسے معاشی دباؤ بڑھتا ہے، اس توازن کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اگر بڑھتے فوجی اخراجات سماجی خدمات یا معیار زندگی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں تو حکومت کے لیے عوامی حمایت کمزور ہو سکتی ہے۔ سیاسی عوامل بجٹ کے فیصلوں کو مزید پیچیدہ کرتے ہیں۔ دوبارہ منتخب ہونے کے لیے نتن یاہو اسرائیلی سیاست کی الٹرا آرتھوڈاکس دائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس نازک اتحاد کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ الٹرا آرتھوڈاکس کمیونٹی کے لیے سبسڈی کم کرنے یا مذہبی اسکولوں کی فنڈنگ کم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ دفاعی اخراجات بڑھنے کے بعد، لیکن یہ صرف مسائل کو بڑھائے گا، خاص طور پر جب اسرائیل کو اخراجات کم کرنے پڑ سکتے ہیں جو اس کے زیادہ تر شہریوں کی زندگی اور معیار زندگی کو متاثر کریں گے۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ اسرائیل مالی طور پر تنازع کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا حکومت معاشی استحکام برقرار رکھتے ہوئے سماجی معاہدے کو تحفظ دینے کے لیے ضروری سخت فیصلے کر سکے گی، جیسے فضول خرچی کو ختم کرنا اور مخصوص گروپوں میں کم افرادی قوت کی شرکت جیسے مسائل کو حل کرنا وغیرہ۔ ابھی تک منصوبہ یہ ہے کہ خرچہ پورا کرنے کے لیے مزید قرض لیا جائے، لیکن یہ طریقہ لمبے عرصے تک پائیدار ہے یا نہیں، یہ نامعلوم ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔